नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। इंदिरा गांधी क्यों हो गई थी प्रणब मुखर्जी से नाराज? प्रणब दा ने क्यों लगाई थी नरसिम्हा राव को डांट? भारत रत्न की खबर टीवी पर फ्लैश होता देख बेटी शर्मिष्ठा अपने पिता से क्यों हो गई थी गुस्सा? महारानी के पूरे महल को खजाने की आस में खुदवाने के पीछे इंदिरा के किस सिपह सालार का था हाथ? शेख हसीना को सपरिवार भारत में शरण दिलवाने के पीछे किसकी थी बड़ी भूमिका? चुनाव जीतने पर फूट फूट कर क्यों रो पड़े थे प्रणब मुखर्जी? आपको सुनाऊंगा भारत रत्न प्रणब मुखर्जी से जुड़े कुछ दिलचस्प प्रसंगों के बारे में जिसका जिक्र आपने शायद ही सुना होगा। राजनीति के दादा से लेकर सिटीजन मुखर्जी के रूप में प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक सफ़र निदा फाजली के शब्दों कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता कि माफिक रहा। जिसे चाहा वह या तो नहीं मिला या बहुत दुश्वारी से मिला, और जिसे नहीं चाहा वो भी उनके नसीब में अचानक ही आते चले गए। कांग्रेस के सबसे योग्य और अनुभवी नेताओं में शुमार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन राजनीति में कर्मठ नेताओं के शून्य के आकार को और बड़ा कर गया। 5 दशक के राजनीतिक जीवन में वह कांग्रेस के संकट मोचक रहे तो विपक्ष में भी सहज स्वीकार्य राजनेताओं में शुमार हुए। उनके बारे में कभी इंदिरा गांधी ने कहा था कि बिना प्रणब के कोई मंत्रिमंडल बन ही नहीं सकता। वहीं विपक्ष में भी स्वीकार्यता ऐसी कि राष्ट्रपति के रूप में उनके नामांकन ने तत्कालीन विपक्षी गठबंधन में दरार डाल दी थी, और राष्ट्रपति पद से हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार सार्वजनिक रूप से उन्हें अपने पिता तुल्य ही नहीं बताया बल्कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। प्रणब दा ने एक बार अपने खास अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री तो आते जाते रहेंगे लेकिन मैं हमेशा पीएम ही रहूँगा। यकीनन प्रणब मुखर्जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हों, पर विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने सरकार और कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति के तौर पर भी उन्होंने अपनी विचारधारा को कभी संविधान की मर्यादा के आड़े आने नहीं दिया। साल 2017 में आई अजय देवगन की फिल्म बादशाहो, जिसमें इमरजेंसी के दौर में राजस्थान के अरबों के खजानों की सरकारी लूट वाले बहुचर्चित किस्से को बताया गया था। इस फिल्म में इलियाना डिक्रूज का किरदार असल जिंदगी से प्रेरित है। बादशाहों में अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज ने महारानी गीतांजलि के किरदार को निभाया था, जो कि असल में महारानी गायत्री देवी से प्रेरित था। अब आते हैं रियल स्टोरी पर। जब भी आप इमरजेंसी के किस्से सुनते हैं, जब कभी आप जयपुर की महारानी गायत्री देवी के किस्से सुनते हैं, तब आप सुनते हैं इंदिरा के सिपह सालार की कहानी, जिसने रानी का जीना दूभर कर दिया था, जिसने खजाने की आस में उनके महल खुदवा दिए थे। वो प्रणब मुखर्जी ही थे। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने राजमाता गायत्री देवी को जेल में डाल दिया था। इसके बाद जयपुर में सेना भेज दी। किले की खुदाई की गई। खुदाई में यहाँ बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात मिले। इस सियासी ड्रामे का असल सूत्रधार प्रणब मुखर्जी थे। इन आरोपों ने प्रणब मुखर्जी का लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ा। 1977 के बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद वो फिर से अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए थे। प्रणब मुखर्जी अपनी आत्मकथा द ड्रामेटिक डिकेड में लिखते हैं, विधानसभा चुनाव के बाद 23-24 जून को हुई केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुझे बुलाया गया। यहाँ मेरे और डॉक्टर राम सुभाग सिंह के बीच राजमाता गायत्री देवी की गिरफ्तारी को लेकर बहस हुई। मैंने उनके सामने गायत्री देवी को गिरफ्तार करने का कारण बताया, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आपातकाल में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए मोरारजी सरकार ने शाह आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने गायत्री देवी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के लिए प्रणब मुखर्जी को जिम्मेदार पाया था। सचमुच जयपुर राजघराने का खजाना इंदिरा गांधी ने जब्त कर लिया था? यह बात आज भी रहस्य बनी हुई है। 1980 में सरकार में लौटने के साथ इंदिरा गांधी ने शाह कमीशन की रिपोर्ट की सभी उपलब्ध कॉपी खत्म करवा दी थी। हालांकि कुछ प्रतियां फिर भी सलामत रह गई थी। इंदिरा से मिली थी फटकार। जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा हारी, तब भी मुखर्जी प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ बने रहे। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि 1980 में इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि वह लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन वह पश्चिम बंगाल में बोलपुर लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी की इच्छा के विपरीत चुनाव लड़े और हार गए। तब इंदिरा गांधी उनसे बेहद नाराज हुई और उन्हें डांट भी लगाई। प्रणब दा के मन में यह टीस बनी रही कि वे कभी चुनाव नहीं जीत पाते थे। इस पर उनके करीबी मजाक भी उड़ाते थे। लोकसभा का सांसद बनना उनके लिए एक सपने की तरह हो गया। यह सपना 2004 में पूरा हुआ,
जब वह पहली बार चुनाव जीते तब तक हर बड़े मंत्रालय का पद संभाल चुके प्रणब दा खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगे थे जब नरसिम्हा राव को लगाई थी डांट। बकौल प्रणब मुखर्जी ढांचा विध्वंस के बाद उन्होंने नरसिम्हा राव को कसकर डांट लगाई थी। प्रणब ने राव से कहा कि क्या आपने किसी ने विध्वंस के खतरे के प्रति आगाह नहीं किया? क्या आप ढांचे के नुकसान का विश्वव्यापी असर समझ रहे हैं? प्रणब के मुताबिक उन्होंने गुस्से में राव से कहा कि अब वह सांप्रदायिक तनाव रोकने और मुसलमानों में विश्वास बहाली के लिए ठोस कदम उठाएं। पूर्व राष्ट्रपति ने लिखा, राव ने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन वह उनकी उदासी और विवशता को अच्छी तरह भांप रहे थे। हालांकि प्रणब ने माना कि तब हालात ऐसे थे कि केंद्र सरकार चाहकर भी विध्वंस को नहीं रोक सकती थी। राज्य सरकार भी केंद्र को दिए लिखित वादे पर खड़ी नहीं उतर सकी। उन्होंने शाहबानो प्रकरण को याद करते हुए कहा कि राजीव गांधी के कदम ने आधुनिक शख्स की उनकी छवि खत्म कर दी थी। प्रणब के मंत्रालय की जासूसी। साल 2011 में इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक खबर आई जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। इस खबर के मुताबिक उस वक्त के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शक जाहिर किया कि उनके दफ्तर की सुरक्षा में सेंध लगी है। अखबार का दावा कि वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री से इसकी खुफिया तरीके से जांच कराने की गुजारिश की और मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी। वित्त मंत्री ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि उनके दफ्तर में 16 अहम जगहों पर चिपकने वाले पदार्थ दिखे थे। उन्होंने शक जाहिर किया था कि हो सकता है कि मंत्रालय के कामकाज पर नज़र रखने की कोशिश की जा रही है। जिन 16 जगहों पर चिपकने वाले पदार्थ पाए गए थे उनमें वित्त मंत्री का दफ्तर, उनके सलाहकार ओमिता पॉल का दफ्तर, निजी सचिव मनोज पंत का दफ्तर और वित्त मंत्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 2 कॉन्फ्रेंस रूम शामिल थे। चिपकने वाले पदार्थों की मौजूदगी का पता तब चला था जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने प्राइवेट डिटेक्टिव की टीम से वित्त मंत्रालय की जाँच कराई थी। बाद में आईबी ने उन चिपकने वाले पदार्थों को महज च्युइंगम करार दिया था। हालांकि बाद में वित्त मंत्री के दफ्तर में प्राइवेट जासूसों को क्या खोजने के लिए लगाया गया था, मामला सुरक्षा में सेंध का था, लेकिन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इसकी जानकारी गृह मंत्री पी चिदम्बरम को क्यों नहीं दी, जैसे कई सवाल भी उठे। शेख हसीना के दुख के दिनों के साथी। कहते हैं प्रणब मुखर्जी की सलाह पर ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को सपरिवार भारत में शरण दी थी। शेख हसीना तब जर्मनी में थी, तब उनके घर वालों को मारा गया था। दिल्ली में सरकार ने शेख हसीना को पंडारा पार्क में सरकारी आवास दिया था। वह कुछ समय तक 56 लाजपत नगर पार्ट 3 में भी रही थी। शेख हसीना, उनके पति और बच्चों के लिए प्रणब दा और उनकी पत्नी शुभ्रा मुखर्जी दिल्ली में एक तरह से संरक्षक की भूमिका में रहते थे। शेख हसीना का परिवार हफ्ते में कम से 2-3 बार प्रणब दा के तालकटोरा स्थित सरकारी आवास में ही वक्त बिताया करता था। दिल्ली में शेख हसीना के दोनों बच्चे सजीव वाजिद जाय और साइमा वाजिद हुसैन पुतुल और प्रणब दा के पुत्र अभिजीत, इंद्रजीत और पुत्री शमिष्ठा एक साथ बड़े हुए थे। ये सब बीच बीच में इंडिया गेट में खेलने के लिए चले जाते थे। शेख हसीना 1981 में अपने देश वापस चली गईं, पर उनका प्रणब मुखर्जी के परिवार से गहरा संबंध बना रहा। प्रणब मुखर्जी और शुभ्रा ने उस रिश्ते को बनाए रखा। जानने वाले बताते हैं कि राजधानी की पार्क स्ट्रीट सड़क का नाम बदलकर शेख मुजीब उर रहमान रोड करवाने में भी प्रणब दा के प्रभाव ने काम किया। वे तब देश के राष्ट्रपति थे। संघ के प्रांगण में कांग्रेस की शाखा। सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आगमन हुआ। गांधी परिवार के प्रांगण से निकलकर संघ के आंगन पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी ने आरएसएस के मंच से देशभक्ति और राष्ट्रवाद की परिभाषा पूरे देश को समझाई। कांग्रेस मुक्त भारत और संघ मुक्त भारत के उग्र मुहावरे वाले वर्तमान के विभाजित माहौल में प्रणब दा ने यह स्पष्ट किया कि सहिष्णुता और बहुलता ही भारत की असल पहचान है। राष्ट्रभक्ति का मतलब अपने देश के लिए संपूर्ण समर्पण है। करीब आधे घंटे के अपने भाषण में प्रणब मुखर्जी ने इतिहास को आधार बनाते हुए चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, विवेकानंद व रामकृष्ण मिशन जैसे विचारकों से लेकर महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर का भी जिक्र किया। प्रणब मुखर्जी ने एक तरफ भारतीय संस्कृति के प्रतीकों का नाम लेकर संघ की विचारधारा को सम्मान दिया, वहीं दूसरी तरफ नेहरू और गांधी और धर्मनिरपेक्षता की बात कहकर कांग्रेस के आदर्शों को भी प्रणाम किया। भारत रत्न की कहानी। इंदिरा की इमरजेंसी के दौर के बाद मोरारजी देसाई की सरकार जब सत्ता में आई तो फैसला लिया कि सरकार को नागरिक सम्मान बंद कर देना चाहिए। दलील दी गई कि इसमें प्रलोभन चलते हैं और लॉबिंग होती है। मार्च 1977 से लेकर जनवरी 1980 तक देश में न तो किसी को भारत रत्न दिया गया और न ही पद्म पुरस्कार।
1980 में इंदिरा सरकार वापस सत्ता में आई तो मोरारजी देसाई की शुरू की या फिर कहें कि खत्म की गई परंपरा को दुरुस्त करने की दलील के साथ प्रणब मुखर्जी ने इंदिरा गांधी को भारत रत्न के नाम का ऐलान करने का सुझाव दिया। कई नामों पर विचार चले और फिर मदर टेरेसा के नाम पर सहमति बनी। खूब दौर बीते और 2012 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनाए गए। 2014 में सत्ता बदली और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दरवाजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे एक सिफारिश के साथ कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाए। प्रणब मुखर्जी ने शहर स्वीकार किया। कुछ बरस बीते और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति नहीं थे। 25 जनवरी 2019 को 10 राजाजी मार्ग स्थित मुखर्जी के आवास की फ़ोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रणब दा, परंपरा तो ये है कि मैं भारत रत्न के लिए आपकी सहमति लेने स्वयं आपके आवास आऊँ, लेकिन साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति आए हुए हैं। गणतंत्र दिवस पर हमारे मेहमान के रूप में उनके साथ व्यस्तता है, इसलिए फ़ोन पर आपकी अनुमति चाहता हूँ ताकि 26 जनवरी से पहले ऐलान किया जा सके। आप हाँ कह दें तो मैं राष्ट्रपति जी को फ़ोन करूँ। प्रणब मुखर्जी ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी, मगर घर में किसी को नहीं बताया। साथ रहने वाली बेटी शमिष्ठा मुखर्जी को भी नहीं, और उनको भी ये जानकारी टीवी पर न्यूज़ फ्लैश होने के बाद मिली। पूर्व राष्ट्रपति ने हंसते हुए बताया, मेरी बेटी शमिष्ठा जो मेरे साथ रहती थी मुझ पर काफ़ी गुस्सा हो गई। उसने कहा, आपको भारत रत्न दिया जा रहा है और आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आपने यहाँ तक कि मुझे भी नहीं बताया। उन्होंने बताया कि इस पर मैंने कहा कि मैं औपचारिक अधिसूचना का इंतज़ार कर रहा था। 8 अगस्त 2019 को भारत रत्न की सूची में 3 नाम और जुड़े, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। बहरहाल अजीमोशान शख्सियत के धनी प्रणब दा, चंद बातों में अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाने वाले प्रणब दा बीमारी से मजबूर होकर आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन विडंबना देखिए, कोरोना नाम की आफत ने उन्हें आखिरी समय में घेर लिया था। वो भर्ती तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुए थे, लेकिन तब पता चला कि उन्हें कोरोना भी है। लड़े, खूब लड़े, योद्धा थे, योद्धा की तरह लड़े, लेकिन बीमारी और उम्र के हाथों आखिरी बाजी नहीं जीत पाए। उनके जीवन के हर एक अध्याय से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। आज के लिए दे इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।